गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है अभिधाम डे। तो अभी पीएम मोदी जो है, आपको पता होगा कि कुशीनगर में उन्होंने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो इनॉग्रेट किया है। और अभिधाम डे पर जो कि आपका महापरिनिर्वाण टेम्पल है, वहाँ पर कुछ बुद्धा के रेलिक्स को भी जो है वो इंस्टॉल किया है। ठीक है। तो अब ये अभिधाम डे होता क्या है? जो जब रेनी सीज़न होता था तो जो है बुद्धा ने अलाउ किया था बुद्धिस्ट मॉन्क्स को कि आप एक जगह पर जो है वो उस पीरियड में आप रुक सकते हो और वहीं पर प्रे कर सकते हो। ठीक है। तो इसी इसी आपके जो पीरियड के टाइम पे ये कहा जाता है कि लॉर्ड बुद्धा जो थे वो हेवन से भी वापस आए थे, क्योंकि वो हेवन गए थे अपनी जो मदर हैं उनको अभिधाम पिता का सिखाने। तो ये 3 महीने का जो टाइम है जब वो हेवन गए थे और वापस आए थे जब अभिधाम डे वाले दिन, तो जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भी इस 3 महीने जो है वो एक ही प्लेस पर रहते हैं और प्रे करते हैं। और इस दिन को जब वो बुद्धा वापस आए थे अभिधाम डे, उस दिन उसको जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। तो ये एंड होता है आपके 3 मंथ जो रेनी रिट्रीट का जो दिन होते हैं, उसका एंड होता है ये आपके वर्षवास या फिर वास का। ठीक है। तो अब कुशीनगर इवेंट की इम्पोर्टेंस क्या है? अब कुशीनगर वही एरिया है जहाँ पर महापरिनिर्वाण जो है वो बुद्धा को मिला था, मतलब उनकी जो है एक तरह से डेथ हुई थी उस दिन। ठीक है। तो डेथ हम किस कंटेक्स्ट में कहेंगे कि उन्होंने जो है वो निर्वाण उनको मिल गया था, महापरिनिर्वाण। अब अल्टीमेट उसके बाद वो वापस कभी नहीं आएंगे, आपके अर्थ पे वापस कभी नहीं आएंगे। ठीक है। वो उनको मोक्ष मिल गया था। अब जो कुशीनगर है, ये बहुत सारे किंगडम्स जैसे कि मौर्य, शुंगा, कुशाना, गुप्ता, इन सब का जो है पार्ट रहा है। बहुत ही पुरानी सिटी है, बहुत ही पुरानी जो है आपका रीजन है। और 12th सेंचुरी तक कहा जाता है कि यहाँ ये बिल्कुल इनहेबिटेड था, एक तरह से एक मॉडर्न आपका सिटी थी ये। और सबसे पहली बार यहाँ पर जो आपके एक्सकेवेशंस हैं वो अलेक्जेंडर कनिंगम और एसी कार्लेल ने जो है वो किए थे। और 1876 में जो है उनको वहाँ यहाँ पर स्तूपा और एक 6 मीटर लॉन्ग स्टैचू मिला था रिक्लाइनिंग बुद्धा का। तो रिक्लाइनिंग बुद्धा जो है उसका स्टैचू बहुत ही कॉमन नहीं है इंडिया में। बहुत ही कम प्लेसेस हैं जहाँ पर रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू मिलते हैं हमको। तो कुशीनगर उनमें से एक एरिया है जहाँ पर रिक्लाइनिंग बुद्धा आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अब रेलिक्स जो हैं वो आपके अभी जब पीएम मोदी जो इस इवेंट को उन्होंने एड्रेस किया है, तो इसमें श्रीलंका से जो हैं आपके जो आपके राजपक्षा हैं उनके बेटे जो हैं वो एक श्रीलंका से आपके लिए रेलिक्स लेके आए हैं। रेलिक्स क्या होते हैं? जो बुद्धा से रिलेटेड कुछ आइटम, चाहे वो उनके रियल की बोन फ्रेगमेंट्स हों, चाहे उनकी एशेज़ हों या फिर उनकी ज्वेलरी के पीसेज हों, वो सच में जो है वो बुद्धा से रिलेटेड हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उनको इंस्टॉल किया है अभी जो है कुशीनगर में इवेंट में, महापरिनिर्वाण टेम्पल में। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। अभिधाम डे। So recently, PM Modi has inaugurated an international airport at Kushinagar in Uttar Pradesh. So he has also attended an event marking the Abhidham Day at Mahaparinirvan Temple. So on this very day, Abhidham Day, the Buddhist monks mark the end of a 3 month rainy retreat. So what happened is that during the rainy season, Buddha allowed the monks to stay at one place and pray. And during this particular period, it is believed that Lord Buddha also went to heaven and taught Abhidham Pitaka to his mother. When he came back on this day, Abhidham Day, it marks the end of this rainy retreat and of Varshvas or Vasa. And during this period of Varshvas, the Buddhist monks also stay at one place and pray. And this 3 months period ends on the Abhidham day. So about the Kushinagar event. So Kushinagar is the place where Buddha attained Mahaparinirvan in 483 BC. And what is Mahaparinirvan? So he attained moksha. Basically, he died, but he left his body, and he attained moksha in this on this in this particular location. And this Kushinagar was an area which was part of Mauryas, Shungas, Kushanas, Guptas, etc. And it is believed to have been inhabited until at least 12th century. So the first time excavations were held in Kushinagar in 1876 by Alexander Cunningham and ACL Carlyle, and they found a main stupa and a 6 meter long statue of reclining Buddha in this location. So Kushinagar is one of the very few locations in India where you can find a reclining Buddha statue.
So on this day, on this location, Kushinagar, what happened recently? The government of India organized a meet where Sri Lanka, the son of Mahinda Rajapaksa, that is the Prime Minister of Sri Lanka, he brought relics from Vaska Duba Sri Subuddhi Rajavihara temple in Sri Lanka and installed these relics at this Kushinagar Mahanirvan temple. So these relics are, what are these relics? So relics are basically items which are related to Buddha. These are the real items like bone fragments, ashes, pieces of jewels, and they are actually related to Buddha. Okay, so now let us see the next topic, which is सोवा रिगपा. तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है उन्होंने बैचलर्स डिग्री जो है सोवा रिगपा की मेडिसिन में उसको रिकॉग्नाइज किया है. और ये सोवा रिगपा क्या है? एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि बहुत ही पुराना है. तिब्बत, मंगोलिया, भूटान और आपके चाइना, नेपाल, हिमालय रीजन में जो है इसको प्रैक्टिस किया जाता है. और ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि खासकर आपकी हिमालयन बेल्ट में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, तो इसमें फोकस क्या रहता है? बॉडी, जो जिस बॉडी में डिसीज़ है उसको ट्रीटमेंट का फोकस रखते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी, जैसे आपका एलोपैथी में क्या होता है कि एक डेफिनेट ट्रीटमेंट होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बॉडी टाइप. ठीक है, लेकिन इसमें जो है लोकस ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो बॉडी को रखते हैं. तो इसमें ये देखा जाता है कि एक तरह से हर बॉडी यूनिक है और उसको अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट जो है वो चाहिए. ठीक है, फिर एंटीडोट मतलब कि ट्रीटमेंट दी जाती है उसको, और बॉडी टाइप के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दी जाती है. ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि आपकी जितनी भी ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है उनमें हर बॉडी को यूनिक समझा जाता है. उसमें हर बॉडी की जो है वो आपकी अलग अलग जो है ट्रीटमेंट रिसीव करती है. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Recently, so this Sowa Rigpa. So UGC has recognized Bachelor of Sowa Rigpa Medicine and Surgery under some specified degrees. So this Sowa Rigpa is a traditional system of medicine which is practiced in Himalayan belt, and it has been in practice in Tibet, Mongolia, Bhutan, and some parts of China, Nepal, etc. It is mostly practiced in Himalayan belt of India and few parts of former Soviet Union also. So this is a traditional system of medicine which focuses on the body, and it does not have a uniform uh, treatment system, but it considers the body which has disease as the locus of its treatment, and it recognizes that this every body type is different and every body needs a certain type or a different type of antidote. Okay, so all these traditional systems of medicine, they are mostly focused upon this particular idea that every body has to be considered as different, and it has to be given a separate form of treatment as per the disease, per the disease. Okay, so this Sowa Rigpat, so you may be knowing that in November 2019, a national institute of Sogawa Rigpa was also approved by the Union Cabinet in Leh, and that's why it has been in news earlier also, and now again in this particular institute where this bachelor's of Sowa Rigpa Medicine and Surgery is being conducted, this degree has been recognized by the UGC. Okay, so now let us see the next topic, which is Valneva vaccine. तो Valneva एक कंपनी है फ्रांस की, उन्होंने एक वैक्सीन कैंडिडेट VLA 2001 जो है वो उसको उसके जो है फेज 3 ट्रायल्स का रिजल्ट को अनाउंस किया है. तो ये एक जैसे आपकी कोवैक्सीन है वैसे ही ये भी वैक्सीन जो है ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, और ये आपका जो SARS-CoV-2 जो आपका कोरोना वायरस है उसका इनएक्टिवेटेड फॉर्म है. लेकिन जो है आपको उस वायरस को किल किया जाता है, इसमें बिल्कुल डेड कर दिया जाता है. और लेकिन ये डेड वायरस जो है ये भी आपके बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो देता है. ठीक है, तो आपकी इंडिया की जो कोवैक्सीन है वो भी यही है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. ठीक है, बाकी अभी भी हम जितनी भी वैक्सीन कैंडिडेट्स देख रहे हैं वो इनएक्टिवेटेड नहीं है कोरोना के केस में. जैसे आपको ये मॉडर्ना या फिर आपको फाइजर बायोटेक जो है वो आपकी mRNA वैक्सीन हैं. ठीक है, तो स्पाइक प्रोटीन लेते हैं उसमें हम. और जो ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है ये आपकी वीकंड फॉर्म ऑफ वायरस है, और ये वायरस जो है वो SARS-CoV-2 का नहीं है, ये कोई और तरह का अडीनो वायरस है जो कि बिहेव SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन की तरह जो है वो करता है. उसका कोड उसमें से लिया गया है ताकि जो है वो आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को जो है वो बताए और इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाए. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Valneva वैक्सीन. सो Valneva is a French company and they have developed this VLA 2001. It's an inactivated COVID-19 vaccine, and they have announced this phase 3 trial, the results of this phase 3 trial, and they're saying that the vaccine has been found to be as effective as the
Oxford AstraZeneca vaccine. So this is an inactivated adjuvant vaccine, and it delivers the entire virus in an inactivated form. So what they do is, what the scientists do is, they kill the virus using some chemicals or heat or radiation, but it so that it cannot infect us, but it can still trigger an immune response in the human body. So India's Covaxin is also an inactivated vaccine, right? So the other types of vaccines of coronavirus, which are available in the market, like Moderna or Pfizer BioNTech, they are mRNA vaccines. Okay, so unlike this Valneva and Covaxin, the other vaccines are either mRNA vaccine or the like the Oxford AstraZeneca vaccine. These vaccines have been derived from another virus called adenovirus, so that the behavior of spike protein of this virus will mimic the SARS-CoV-2 spike protein, and the body starts making antibodies after receiving this vaccine. Okay, so now let us see the next topic, which is मार्तंड सन टेम्पल. तो अभी जो आपके यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने सन टेम्पल जो है मार्तंड में, जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में है ये टेम्पल, वहाँ पर विजिट किया है. और ये कहा जाता है कि ये टेम्पल इतना पुराना है, जो आपके कोणार्क सन टेम्पल या मोधेरा सन टेम्पल है उससे भी पुराना है. ठीक है, तो इसको जो है मार्तंड सन टेम्पल को पांडु लैदान भी कहते हैं, और ये 8th सेंचुरी के आसपास बनाया गया था. तो इसको जो है वहाँ के कारकोता डायनेस्टी के ललित आदित्य मुक्तापिता जो है उन्होंने बनाया था. और मार्तंड का मतलब क्या होता है? सूर्य. ठीक है, तो संस्कृत में जो है सूर्य को मार्तंड कहते हैं. ठीक है, तो अब हुआ क्या कि जब मुस्लिम रूलर सिकंदर शाह मीरी का जब रूल आया इस एरिया में, तो उन्होंने जो है इस टेम्पल को बर्बाद कर दिया. और ये टेम्पल आपका अनंतनाग से 5 मील के दूरी पर पड़ता है. ठीक है, तो आपके जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में ही लोकेटेड है. So now let us see this topic in English. Martand Sun Temple. So recently, Union Minister Piyush Goyal has visited this Sun Temple at Martand, which is located in Jammu and Kashmir, near the Anantnag district. And this temple is said to be much older than Konark and Modhera temple. And this temple is also known as Pandu Ladan, and it was built during the 8th century by the third ruler of Karkota dynasty, Lalitaditya Muktabida. And Martand means Surya. So Martand is a Sanskrit terminology for Surya. And during the reign of Sikandar Shah Miri, this temple was destroyed by this Muslim ruler of Kashmir. And this particular temple is located 5 miles from Anantnag. Okay. सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ आर्मी एविएशन ब्रिगेड. तो अभी इंडियन आर्मी जो है का जो एविएशन यूनिट है, उसने इजरायली ड्रोन्स जो हैं, इजरायली हेरॉन 1 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को जो है वो अकोमोडेट कर लिया है. तो अब एक तरह से होगा क्या कि जो आपकी LAC वाला एरिया है, वहाँ पर जितने भी एविएशन असेट्स हैं हमारी इंडियन आर्मी के पास या आपकी जो है डिफेंस फोर्सेस के पास, वो सारे जो आपके असेट्स हैं वो इंडियन आर्मी एविएशन के अंदर आ जाएंगे, इस यूनिट के अंदर आ जाएंगे. तो ये आपकी यूनिट जो है वो मिसामरी, जो कि आपका असम में पड़ता है, वहाँ पर ये एविएशन ब्रिगेड को बनाया गया है, ताकि जितने भी आपके एविएशन असेट्स हैं उनको इस यूनिट के अंदर डाल दिया जाए. तो इससे होगा क्या, एक तो बेटर कमांड हो पाएगी. ठीक है, तो अब पता होगा कि सारा एविएशन रिसोर्सेज जो है वो इस पर्टिकुलर यूनिट के पास है, आर्मी एविएशन ब्रिगेड के पास है. तो अभी ऑलरेडी जो है चीता और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, ध्रुव यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, रुद्र वेपनाइज्ड ALH एंड हेरॉन जो आपके जो UAVs हैं, ये ऑलरेडी जो है वो इस ब्रिगेड के पास दे दिए गए हैं. ठीक है, ताकि ठीक से कोऑर्डिनेशन हो सके, और इन केस ऑफ सिचुएशन ऑफ वॉर और समथिंग, जो ये है आपका सारा जो है इस असेट्स का ठीक से यूज़ किया जा सके. ठीक है, सो नाउ लेट अस दिस टॉपिक इन इंग्लिश. आर्मी एविएशन ब्रिगेड. सो इंडियन आर्मी एविएशन हैज़ रिसेंटली टेकन कंट्रोल ऑफ द इजरायली हेरॉन 1 UAVs in the eastern sector, that is in Misamari, which is in Assam. And almost all the aviation assets of the armed forces will come under one roof, which will lead to better command and control of aviation resources of the country. And apart from these drones, all many types of helicopters like Cheetah, ALH, Dhruv utility helicopters, Rudra weaponized advanced light helicopters, and Heron 1 UAVs, they have also been they have also been given they have also been accommodated within the Indian Army Aviation, that is Army Aviation Brigade. Okay.
सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन काउंसिल। तो अभी ये कुछ दिन पहले न्यूज़ में था कि जापान के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा, उन्होंने एक काउंसिल बनाई है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन काउंसिल। और इसका आपका जो है काउंसिल का मोटिव क्या होगा कि वेल्थ डिस्पैरिटीज़ जो है वो कंट्री में उसको ख़त्म किया जा सके और रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके वेल्थ को हाउस होल्ड्स में, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि आपको देखा होगा आपने कैपिटलिज्म में क्या होता है कि, या फिर जो है आजकल हमने देखा है कि कोरोना के टाइम पर भी क्या हुआ है, जो बड़े बिजनेसमैन हैं उन वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ज़्यादा हो गया है। तो उसको जो है टैकल करने के लिए वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन काउंसिल जो है वो पीएम जो है फोमियो किशिदा, उन्होंने अपने कैंपेन के टाइम पर प्रॉमिस किया था, ठीक है। तो इसको बनाया जा रहा है, इसमें कुछ मिनिस्टर्स होंगे और कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी लोग होंगे, और ये एक ऐसी साइकिल ऑफ ग्रोथ बनाएगा ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑटोमेटिकली होती रहे। ऐसा सिमिलर सा एक एक्सपेरिमेंट जापान में पहले भी किया गया था 1960 में, जिसका नाम था इनकम डबलिंग प्लान, जिसमें क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है की गई इनकम की। उसी की वजह से जापान में जो है वो इकोनॉमिक पावर जो है जापान बन पाया, ठीक है। अब इस काउंसिल का मेन जो है वो आपका फोकस रखेंगे वो अभी पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी पर, ठीक है। और इसके बाद जो है वो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करेंगे इसी काउंसिल के डिसीजंस के थ्रू, ठीक है। So now let us see this topic in English. Wealth Redistribution Council. So the new Prime Minister of Japan, Fumio Kishida, has unveiled a flagship council which is known as the Wealth Redistribution Council, and this council will deliberate upon strategies so that wealth disparities in the country can be tackled and redistribution of wealth to the households can be ensured. So this council will have ministers as well as representatives from the private sector. So this council basically aims to establish a virtuous cycle of growth and distribution of wealth. So it will create a certain model of economic policy in which growth and distribution of income or distribution of wealth can go hand in hand. And this particular wealth redistribution council was a campaign promise of PM Fumio Kishida, and this is based upon an idea of income doubling plan which was present in 1960 in Japan, due to which Japan emerged as an economic power. Okay, so initially this council will focus on post COVID economic recovery, because we have seen that during this post COVID era there is concentration of wealth, and it needs such a council is needed so as to ensure that uh, redistribution of wealth to households can be ensured. Okay, so now let us see the next topic which is nebra sky disk. तो ब्रिटिश म्यूजियम जो है लंदन में, उनको वहाँ पर ये नेब्रा स्काई डिस्क जो है उसको होस्ट किया जा रहा है। अब कहा जाता है कि ये सबसे पुराना कॉन्क्रीट डिपिक्शन ऑफ स्टार्स है, ठीक है। तो एक्चुअली तो ये जर्मनी के म्यूजियम में था, लेकिन इसको जो है वो कुछ टाइम के लिए ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखा जा रहा है, और कहा जाता है कि ये 3600 साल पुराना है। इसको बरी किया गया था नेब्रा में, जो कि जर्मनी में है, और ये एक तरह से कहा जाता है कि डेडिकेट किया गया था गॉड्स को, ठीक है। तो एक डिस्क है ये, और ये या तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है, या फिर कोई वर्क ऑफ आर्ट है, या फिर कोई रिलीजियस सिंबल है। तो अभी क्लैरिटी नहीं है इसकी क्या ये एक्चुअली में है, बट ये स्काई डिस्क है, इसमें सबसे पुराना कॉन्क्रीट डिपिक्शन ऑफ स्टार्स है, ठीक है। तो या तो ये डेडिकेट किया गया गॉड्स को, या फिर ये कोई एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक थी उस टाइम पर, या फिर कोई ये वर्क ऑफ आर्ट था, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। ब्रिटिश नेब्रा स्काई डिस्क। सो ब्रिटिश म्यूजियम इन लंडन विल डिस्प्ले एन एंशियंट ऑब्जेक्ट कॉल्ड द नेब्रा स्काई डिस्क. Actually it belongs to the Germany State Museum of Prehistory, but it has been given to British Museum in London for showcase for a certain period of time, and it is considered as the world's oldest concrete depiction of stars. It was ritually buried about 3600 years ago near Nebra in Germany, and it is believed that it is a dedication to gods. So currently we do not know much about the purpose of this disc, but it is said that either it was an astronomical clock, a work of art, or a religious symbol. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.